नमस्ते बच्चों, मैं आपकी सामाजिक अध्ययन की विषय अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी पुस्तक का पाठ 17 मुगल प्रशासन का भाग 1 पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, इससे पहले के पाठ में हमने मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ा था कि मुगल साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ, किन किन शासकों ने अपने शासनकाल में क्या कार्य किए, कौन क्रूर शासक कहलाया और कौन महान शासक कहलाया, ये हमने इससे पहले के पाठ में पढ़ा था। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों मुगल प्रशासन। तो सभी बच्चे अपनी बुक खोलेंगे और ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आप एक कॉपी और पेंसिल भी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और जो हम महत्वपूर्ण तथ्य हैं इस पाठ में वो साथ के साथ आपको नोट भी कराते जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। मुगल प्रशासन। मुगल प्रशासन ने मध्य एशियाई तथा भारतीय दोनों नीतियों का अनुसरण किया था। राजा के पास प्रशासन संबंधी सभी प्रकार के पूर्ण अधिकार थे। यद्यपि उसने बहुत से व्यावहारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने अधिकारों को ओहदेदारों व अधिकारियों में बांटा था। ओहदेदारों से तात्पर्य यहाँ है बच्चों जिसको उस राज्य में ओहदा मिलता था, जैसे दीवान को राजस्व मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता था, मीर बख्शी को सेना आय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता था। तो जिसको उस राज्य में जो ओहदा मिलता था वो कहलाता था ओहदेदार। अब पढ़ते हैं बच्चों दरबार। मुगल शासन में शाही दरबार सिस्टम 4 पूर्ण था। राजा उच्च सिंहासन पर बैठता था और ओहदेदारों व दरबारियों के खड़े होने या बैठने के लिए स्थान निर्धारित थे। तो मुगल शासन जो था वो बहुत ही शिष्टाचारपूर्ण था और उसमें जिस व्यक्ति को जो पद दिया जाता था उसे उसके बैठने का स्थान भी दिया जाता था। जो दरबारी जितना महत्वपूर्ण था वह राजा के उतना ही निकट था। सिजदा की परंपरा का पालन किया जाता था। दरबारियों तथा ओहदेदारों द्वारा बनाए गए विवरणों को बोलते हैं बच्चों रिपोर्ट, को राजा के सामने दिन के एक विशेष समय पर पढ़ा जाता था। जो महत्वपूर्ण रिपोर्टें होती थी वो एक दिन में एक समय ऐसा निश्चित होता था कि महत्वपूर्ण सूचनाएं राजा के समक्ष प्रस्तुत की जाती थी। राजा 2 स्थानों पर बैठता था। कौन कौन से? दीवाने खास। दीवाने खास किसे बोलते हैं? विशेष लोगों से मिलने का कक्ष। इसमें खास आ रहा है ना, तो खास लोगों के लिए दीवाने खास में मिलने का कक्ष बनाया गया था, जहां वह अपने दरबारियों व ओहदेदारों से मिलता था। तथा दीवाने आम से तात्पर्य यहाँ पर है आम आदमी यानी कि सामान्य लोगों से मिलने का कक्ष, जहां वह सामान्य लोगों से मिलता था। जब राजा कहीं बाहर जाता था तो उसके दरबारी भी उसके साथ जाते थे। ऐसी स्थिति में दरबार में तंबू लगाया जाता था। अब है बच्चों नागरिक प्रशासन। केंद्र प्रशासन सीधा सम्राट के अंतर्गत होता था, यानी कि जितना भी देख का कार्य होता था वो केवल सम्राट के हाथ में होता था। उसका पूर्ण नियंत्रण होता था अपने साम्राज्य पर, जो अनेक दरबारियों की सहायता से शासन करता था। दरबार के प्रमुख दरबारियों में वजीर जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री, दीवान राजस्व मंत्री, मीर बख्शी सेना आय अधिकारी, खानसामा गृहपाल, सर्व ए सादुर आयकर प्रभाकारी तथा काजी मुख्य न्यायाधीश होते थे। तो सम्राट क्या करता था? सम्राट इन सब की सहायता से अपने राज्य में शासन करता था। संपूर्ण राज्य को सूबों या प्रांतों को क्या बोलते हैं? राज्य में बांटा गया था। प्रत्येक सूबे का एक प्रभारी सूबेदार था। सामान्यतः राजकुमारों को ही सूबेदार बनाया जाता था। किसको बनाया जाता था? राजकुमारों को सूबेदार बनाया जाता था।
सूबेदार के उसके सूबे में कुछ अधिकार होते थे, किंतु संपूर्ण अधिकार सम्राट के अधीनस्थ होते थे। सूबेदार को कुछ अधिकार तो प्राप्त होते थे, लेकिन जो पूर्ण नियंत्रण था, पूर्ण जो अधिकार था, वो केवल सम्राट के पास होता था। प्रत्येक सूबा सरकार या जिले में बांटा था और जिले परगना या तहसील, परगना यानी कि जिला, प्रत्येक परगना के अंतर्गत कई गांव आते थे, यानी कि कई जिलों में, एक जिले में कई गांव आते थे। परगना का प्रशासन कोतवाल के अंतर्गत आता था, जो उस पर पूर्ण नियंत्रण रखता था, उसे कहते थे कोतवाल। जो परगना में कानून व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होता था, उसका कार्यालय कोतवाली होता था। वह लोगों और उनके द्वारा किए जा रहे व्यवसायों तथा उनके मापतोल के उपकरणों का लेखा जोखा भी रखता था। तो जो नागरिक प्रशासन होता था, तो उसमें क्या था बच्चों, प्रशासन किसके अंतर्गत आता था? कोतवाल के अंतर्गत आता था, और वही कानून व्यवस्था को बनाए रखता था। अब है राजस्व प्रशासन। प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए राजस्व अत्यंत आवश्यक है। करों का संग्रह व्यापार व भूमि से किया जाता था। इनके अतिरिक्त तीर्थ यात्रा, जजिया, ग्रहों के निर्माण आदि पर भी कर लगाए जाते थे। भूमि कर आय का सबसे महत्वपूर्ण साधन था, यानी कि जो भूमि होती थी उस पर कर लगाया जाता था, और वो आय का जो होता था वो मुगल प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण साधन माना जाता था। इसीलिए इस अत्यधिक ध्यान दिया जाता था। भूमि कर विभिन्न शासकों के शासन में भिन्न थे। यह कुल उत्पादन का 1/3 भाग से लेकर आधा भाग तक थे। भूमि कर अकबर के शासन में 1/3 था, जो धीरे धीरे बढ़कर औरंगजेब के शासनकाल तक आधा हो गया। राजकुमारों व ओहदेदारों को कर संग्रह तथा सेना के रख रखाव के उद्देश्य से जागीर दी गई थी। जागीरदारों की जिम्मेदारी थी कि वे कर संग्रह कर और उनमें से अपना वेतन काटकर शेष धन शाही खजाने में जमा करवाए। इस पैराग्राफ में बताया गया है बच्चों कि भूमि पर उस समय क्या लगाया जाता था। भूमि आय का सबसे महत्वपूर्ण साधन मानी जाती थी, उस पर कर लगाया जाता था। यानी कि जो कोई भी व्यक्ति भूमि पर कार्य करेगा तो वहां वह कर भी जमा करेगा। तो इसमें क्या था बच्चों, इसमें से ही जो सेना होती थी उसको भी उनका वेतन दे दिया जाता था। अकबर के शासन से पूर्व भूमि को रस्सियों से मापा जाता था। तो अकबर के शासन में क्या होता था, जो भूमि होती थी, अब तो फीता भी भूमि को नापने का चलता है, जो भूमि को नापते हैं, तो पहले क्या होता था, पहले रस्सियों से मापा जाता था, जो हमेशा सही नहीं होता था। अतः राजा टोडरमल, जो राजस्व प्रशासन के प्रभारी थे, ने भूमि के मापन के लिए बांस का एक नया उपकरण बनाया, जिसमें लोहे के छल्ले लगे थे। भूमि कर 10 वर्षों के लिए निर्धारित किया जाता था। भूमि कर की यह प्रणाली राजा टोडरमल का बंदोबस्त कहलाती थी। तो राजा टोडरमल का बंदोबस्त क्या था कि उसने भूमि को नापने की एक नई विधि चलाई थी। राजा टोडरमल समय समय पर अपने विवरणों, रिकॉर्डों का नवीनीकरण भी करते थे। यानी कि जो उस समय वो नीति चलाते थे तो वो उनका विवरण भी करते थे, उनका रिकॉर्ड भी अपने पास रखते थे। अब आता है बच्चों सैन्य प्रशासन। तो सैन्य प्रशासन क्या है? सैन्य प्रशासन के अंतर्गत मुगलों ने मनसबदारी अथवा श्रेणी प्रणाली की शुरुआत की। इसके अंतर्गत प्रत्येक ओहदेदार या अधिकारी को एक मनसब या श्रेणी प्रदान की जाती थी, जिसे मनसबदार कहा गया। किसी व्यक्ति के मनसब का उच्च या निम्न होना इस बात पर निर्भर था कि वह कितनी जाटों सैनिकों की संख्या या घुड़सवारों का अनुरक्षण करता था। मनसबदार को वेतन उसके द्वारा अनुरक्षित किए सैनिकों व घुड़सवारों की संख्या के अनुसार दिया जाता था।
वेतन नकदी के रूप में निर्धारित किया जाता था, किंतु उसका भुगतान जागीर के रूप में किया जाता था। इस प्रकार मनसबहार राजस्व एकत्रित करता था। वह स्वयं का वेतन निकालकर शेष धन शाही खजाने में जमा करवाता था। इस प्रकार मनसबदार को एक जागीरदार भी कहा जाता था। एक मनसबदार 10 से 5,000 तक के सैनिक व घुड़सवार अनुरक्षित करता था। राजकुमारों को लगभग 10,000 सैनिकों की सेना अनुरक्षित करने की अनुमति थी। तो राजकुमार क्या करते थे बच्चों? राजकुमारों को केवल 10,000 सैनिक जो थे वो अपने अनुरक्षित करने की उन्हें केवल अनुमति प्रदान की गई थी। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल तक ही मनसबदार रह सकता था। यह पद अनुवांशिक नहीं था, यानी कि अनुवांशिक नहीं था कि इस पद के बाद या उसका कोई उत्तराधिकारी होगा तो वह आ जाएगा या उसका पुत्र आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं था, अनुवांशिक नहीं था। उसे पदोन्नत या पदावनत किया जा सकता था, उसे पद से हटा भी दिया जा सकता था। उसकी मृत्यु होने पर यह पद वापस सम्राट के पास चला जाता था तथा वह किसी अन्य को इस पद पर नियुक्त करता था। मनसबदार के लिए यह आवश्यक नहीं था कि वह अपनी जागीर में ही रहे, वह अपने नौकरों द्वारा कर संग्रह करवा सकता था और ऐसा ही अधिकांशतः होता भी था। सम्राट सेना के लिए पूर्णतः मनसबदारों पर ही निर्भर रहता था। सम्राट जो था वो किस पर पूर्णतः निर्भर रहता था? मनसबदारों पर रहता था कि वो अपने आप ही कर वसूल कर लेंगे और जो शाही खजाना है उसमें वह कर जमा करा देंगे। वह स्वयं भी एक विशाल सेना का संगठन करता था ताकि उसके साथ छल ना किया जा सके और आवश्यकता होने पर वह तुरंत प्रतिक्रिया कर सके। तो यहाँ पर जो सम्राट था वो निर्भर किसके ऊपर रहता था? मनसबदार के ऊपर रहता था कि जितने भी कार्य हैं वह मनसबदार अपने आप संभाल लेगा, लेकिन उसके साथ कोई छल ना करे, इसके लिए उसने एक विशाल सेना का संगठन भी किया था ताकि उसके साथ कोई विश्वासघात ना करे। मीर बख्शी सभी सैनिकों व चिन्हित घोड़ों का लेखा जोखा उसी प्रकार रखता था जिस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी व शेरशाह सूरी के समय रखा जाता था। मुगलों ने एक जल सेना का भी संगठन किया, किंतु यह अत्यधिक शक्तिशाली नहीं थी। अब पढ़ते हैं बच्चों व्यापार। मुगलों ने दूसरे देशों व राज्यों के साथ स्थल मार्ग तथा जल मार्ग से किए जाने वाले दोनों ही प्रकार के व्यापार को प्रोत्साहन दिया। आयात करने वाली मुख्य वस्तुएं जैसे वस्त्र, आभूषण, मसाले, शोरा, नील आदि तथा निर्यात करने वाली मुख्य वस्तुएं जैसे रेशम, मदिरा, वस्त्र, सुख सुविधाएं की अन्य वस्तुएं आदि थी। आयात निर्यात से तात्पर्य है बच्चों कि जो सामान हम लेते हैं तो उसका क्या है? आयात होता है, और जो सामान हम विदेशों को भेजते हैं उसका निर्यात होता है। तो यूरोपियों ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र भी स्थापित किए तथा लाभ कमाया। तो कुछ जो वस्तु होती थी वो हम दूसरे देशों से खरीदते थे जिसे आयात बोला जाता था, और कुछ जो वस्तुएं होती थी जो हमारे देश में उत्पन्न की जाती थी या बनाई जाती थी उनका दूसरे देशों में निर्यात किया जाता था। कृषि भूमि कर से राज्य को सबसे विशाल आय प्राप्त होती थी, इसलिए सम्राट इस पर विशेष बल देता था। ऐसा माना जाता है कि भूमि का उत्पादन मुगलों के प्रारंभिक काल से अंत तक 5 गुना अधिक हो गया था। हालांकि बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुसार भूमि कर समय समय पर बढ़ाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप कृषकों पर अत्यधिक दबाव पड़ा और छोटे कृषक अपनी भूमि को त्याग कर जागीरदारों के खेतों में कृषि करने के लिए बाध्य हो गए।
तो जो मुगल प्रशासन के दौरान क्या हुआ था, कृषकों पर बहुत ही अत्याचार हुआ था। वो समय समय पर कर को बढ़ा दिया गया, जो वहां के कृषक जो थे वो चुका नहीं पाए और वह अपनी भूमि को सम्राट को देकर जागीरदारों के यहाँ खेती करने के लिए बाध्य किए जाने लगे। अब है बच्चों समाज। विस्तृत रूप से समाज 3 वर्गों में बटा था। ओहदेदार, जिसको जो ओहदा दिया जाता था उसे ओहदेदार कहा जाता था। नगरवासी तथा ग्रामवासी। ओहदेदार या तो प्रशासन वर्ग में सम्मिलित थे या मनसबदार थे, जो विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। नगरवासियों में व्यापारी, कलाकार और ओहदेदारों के सेवक सम्मिलित थे। ये लोग एक अच्छा जीवन व्यतीत करते थे तथा अपनी आवश्यकताओं को संतोषजनक रूप में से पूरा कर पाते थे। ग्रामवासियों में मुख्यतः कृषक शामिल थे, जिन्हें अपने उत्पादन का एक बहुत बड़ा हिस्सा भूमि कर के रूप में देना पड़ता था। इस कारण उनकी स्थिति दयनीय थी। तो वहां पर क्या था बच्चों, दयनीय से मतलब ये है कि उनकी स्थिति ज्यादा ठीक नहीं थी, आर्थिक व्यवस्था उनकी अच्छी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि समय समय पर क्या था, मुगल प्रशासन के दौरान कृषि पर जो था, भूमि पर जो था वो कर लगा दिया जाता था, जिससे जो कृषकों की हालत थी वो और ही दयनीय हो गई और उन्हें क्या करना पड़ता था, अपनी भूमि कर का बहुत बड़ा हिस्सा शाही खजाने को देना पड़ता था, यानी कि वहां जमा कराना पड़ता था। यद्यपि शासकों ने भूमि से अधिक उत्पादन प्राप्त करने तथा अधिक भूमि को कृषि योग्य बनाने के पूर्ण प्रयास किए थे, फिर भी बहुत से कृषकों को अपनी भूमि को त्याग कर जागीरदारों की भूमि पर कार्य करना पड़ता था। क्या हो गया था बच्चों उस समय कि बहुत से जब कृषकों पर दबाव पड़ने लगा, उन्हें बाध्य किया जाने लगा, तो उन्होंने अपनी भूमि वहां पर जहां पर रहते थे वहां की भूमि को त्याग कर जागीरदारों की भूमि पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया। निरंतर युद्ध व ओहदेदारों के विलासितापूर्ण जीवन के लिए अधिक से अधिक धन आवश्यक था, जिससे कृषकों का जीवन दिन से दयनीय हो गया और सूखा या बाढ़ के समय तो और भी कष्ट में हो गया। तो देखिए सूखे के समय तो कष्ट में होना ही था बच्चों, क्योंकि जहां पर वह खेती कर सकते थे वहां पर बाढ़ आना और सूखा पड़ना इसका सबसे बड़ा कारण हुआ, क्योंकि उन्हें जितनी आय उन्हें प्राप्त होनी थी वो सूखा या बाढ़ के कारण प्राप्त नहीं हो सकी, जिससे वह कर चुकाने में भी असक्षम हो गए। कला व वास्तुकला। मुगल काल संपूर्ण रूप से कला व वास्तुकला के विकास का काल रहा। संपूर्ण राज्य में बड़ी संख्या में स्मारक में मस्जिदें बनवाई गई। जहांगीर के शासनकाल में कला चरम पर थी। किसके काल में? जहांगीर के काल में कला का जो चलन था वो चरम पर था। शाहजहां के शासनकाल में वास्तुकला ऊंचाइयों को छू रही थी। मुगल काल में मिनिएचर, लघु, जिसे लघु भी बोलते हैं, कला ने भी नई ऊंचाइयों को छुआ। भारतीय व पारसी शैलियों की कला व वास्तुकला के मिश्रण के परिणाम स्वरूप बहुत ही उत्तम व अचंभित कर देने वाली वास्तुकला सामने आई। हालांकि जब औरंगजेब सत्ता में आया तो उसने कारखानों को बंद करने का आदेश दे दिया, क्योंकि वह कला व चित्रकला के विरुद्ध था। इसका नतीजा यह हुआ कि कला व चित्रकला अपने संरक्षण की खोज में अन्य राज्यों में चले गए। जो चित्रकार थे वो क्या थे? जब उन्होंने चित्रकारी और कला के विरुद्ध हो गए थे, कौन हो गए थे? औरंगजेब हो गए थे। तो जो चित्रकार थे वो अनेक और राज्यों में चले गए थे। साहित्य व संगीत। मुगल सम्राट साहित्य प्रेमी थे। उन्होंने साहित्य को प्रोत्साहन दिया। बाबर ने स्वयं बाबरनामा नामक एक आत्मकथा लिखी। तो बाबरनामा आत्मकथा किसने लिखी? स्वयं बाबर ने लिखी थी। अकबर अनपढ़ था, लेकिन वह अपने लिए पुस्तक पढ़वाता था। उसने अपनी जीवनी अकबरनामा लिखवाई। जहांगीर की साहित्य में गहरी रुचि थी और उसने
तुजुक ए जहांगीरी के नाम से अपने स्मरण लिखे। इनके साथ साथ अब्दुल हामिद लाहौरी ने पदशाहनामा की रचना की। दारा शिकोह ने भगवत गीता तथा उपनिषद का पारसी में अनुवाद किया। औरंगजेब कुछ हद तक साहित्य में रुचि रखता था। वह स्वयं अपनी जीविका के लिए कुरान का अनुवाद करता था। तो औरंगजेब को एक कट्टर मुसलमान के रूप में भी जाना जाता है और वह इस्लाम का बहुत ही अच्छे से पालन करता था। इस्लाम के नियम व कानून पर ही चलता था, इसीलिए वह एक अच्छा मुसलमान भी कहा गया है। इस काल के दौरान हिंदी साहित्य की भी रचनाएं की गई। इस काल के मुख्य संत कबीर, सूरदास तथा तुलसीदास थे। तो मुगल काल, जब मुगल प्रशासन चल रहा था, उस समय जो संत कबीरदास जी, सूरदास जी और तुलसीदास जी उस समय बहुत ही विख्यात हुए। अन्य मुख्य हिंदी रचनाओं में रसखान द्वारा लिखित प्रेम वाटिका तथा बिहारी द्वारा लिखित सतसाई हैं। उर्दू भाषा का विकास इसी काल में हुआ और इस भाषा में साहित्य भी लिखे गए। दिल्ली व लखनऊ उर्दू सीखने व साहित्य के प्रमुख केंद्र थे। संगीत में भारतीय व पारसी का मिश्रण जारी था और एक नए प्रकार का संगीत, जिसे हिंदुस्तानी कहा गया, इसी काल में विकसित हुआ। ख्याल व ठुमरी, देखिए ख्याल व ठुमरी का भी विकास उसी समय हुआ था। औरंगजेब संगीत व कला का विरोधी था, इसीलिए उसने सभी संगीतकारों, कलाकारों तथा चित्रकारों को निकाल दिया था। और जब उन्हें निकाल दिया गया तो बच्चों वह कहाँ जाकर बस गए? अन्य राज्यों में जाकर बस गए, जो संरक्षण की खोज में अन्य राजाओं के पास चले गए। तो देखिए यहाँ पर हमने आज पढ़ा कि मुगल प्रशासन कैसा था, किस तरह के कार्य उस समय हुए थे और कौन से शासक ने कितना अपना सहयोग उस समय दिया, उस प्रशासन में दिया, ये आज हमने इस वीडियो में पढ़ाया है। तो देखिए बच्चों, इससे आगे का पार्ट जो है हम इससे अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। यह वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।